हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से यूजीएम लर्निंग पाठशाला में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बायो-सैवर्ट का नियम। ये क्लास 12 की फिजिक्स में हर साल बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछा ही जाता है। तो आज हम समझेंगे बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है। ये फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसके बारे में समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बायो-सैवर्ट के नियम का हिस्ट्री जानेंगे कि बायो-सैवर्ट का नियम इसे कहा क्यों जाता है। इस नियम को दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। एक का नाम था बायो, दूसरे वैज्ञानिक का नाम था सैवर्ट। जब इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ये नियम का नाम दिया था, इसीलिए हम इसे बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। तो इसमें पहला लिखा हुआ है, इसका कथन आपके सामने लिखा हुआ है कि सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सैवर्ट नामक वैज्ञानिकों ने किसी चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम बायो-सैवर्ट का नियम कहा जाता है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इस नियम को दिया था, इसीलिए हम इसे बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। बायो-सैवर्ट का नियम का मेन मोटिव क्या है? जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी मोटिव को लेके, इसी टॉपिक को उन्होंने सॉल्व करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया था, जिसे हम बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। तो इसका अब मेन डेफिनेशन क्या है? प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश, जब कोई धारावाही चालक है, जैसे मान लीजिए उसकी लंबाई एल मीटर है, उसका छोटा भाग हम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई डेल्टा एल। जब चालक तार की पूरी लंबाई एल मीटर है, तो उसके छोटे से भाग हम डेल्टा एल की बात कर रहे हैं। डेल्टा एल छोटा सा भाग लेते हैं, तो उसके लिए हम डेल्टा एल की डेल्टा लगा देते हैं, छोटे से भाग की बात की जाती है। तो उसमें वही लिखा है, डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को हमने बी से दर्शाया है, और डेल्टा इसलिए लगाया क्योंकि अल्प चुंबकीय क्षेत्र की बात की जा रही है। जब हम संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो हम बी का यूज करेंगे, और जब अल्प चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो डेल्टा बी की बात करेंगे। उसमें लिखा है, डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। जब किसी धारावाही चालक, जैसे मान लीजिए यहाँ एक्स से वाई तक धारावाही चालक है, इस पूरे की लंबाई मान लेते हैं एल है, और हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ छोटे से अल्पांश डेल्टा एल की, छोटे से पार्ट जिसकी लंबाई डेल्टा एल है, उससे बिंदु पी पर, आपको बिंदु पी यहाँ दिखाई दे रहा है, बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो आपके सामने 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन्हीं 4 पॉइंट्स पे निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट क्या है वो पढ़ते हैं। यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जैसा कि एक्स से वाई तक इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है। क्या होता है समानुपाती? डेल्टा बी। डेल्टा बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो डेल्टा बी समानुपाती होता है आई के। ये हमने सिंबल लगाया, ये समानुपाती या अनुक्रमणपाती का सिंबल है, इतना तो आप जानते होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? ये हमने पहला पॉइंट तो लिख लिया, ये चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, डेल्टा बी समानुपाती आई। पहला टॉपिक, पहला समीकरण बन के तैयार हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। अब चालक खंड की लंबाई आपके सामने क्या है? डेल्टा एल। हम फिर क्या चीज बात कर रहे हैं? डेल्टा बी। डेल्टा बी समानुपाती होता है चालक खंड की लंबाई के, तो डेल्टा बी समानुपाती होता है डेल्टा एल के। चालक खंड की लंबाई आपके सामने है, ये डेल्टा एल है। तो समीकरण 2 हमारे सामने बन के तैयार हो गई है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है? चालक खंड तथा बिंदु पी के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। चालक खंड डेल्टा एल ये आपके सामने है, डेल्टा एल से बिंदु पी ये आपके सामने है। इन बिंदु पी तथा डेल्टा एल के बीच बनने वाला कोण क्या है? थीटा। डेल्टा एल तथा बिंदु पी के बीच बनने वाला कोण क्या है? थीटा। अब जब ज्या की बात आ जाती है, ज्या का मतलब होता है साइन, तो साइन थीटा। जहां ज्या की बात होती है वहां साइन लगाते हैं, जहां कोस ज्या की बात होती है वहां कॉस लगाते हैं। तो कोण का मान है थीटा, और ज्या की बात करें तो साइन थीटा। तो डेल्टा बी समानुपाती होता है साइन थीटा के। वो कैसे? क्योंकि बिंदु पी तथा डेल्टा एल के बीच बनने वाला कोण क्या है? थीटा। तो डेल्टा बी समानुपाती क्या हो गया? साइन थीटा। ये हमारी समीकरण संख्या 3 बन के तैयार हो गई। अब चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? चौथा पॉइंट है इसका कि चालक खंड तथा बिंदु पी के बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेल्टा एल तथा बिंदु पी के बीच की दूरी यहाँ पे क्या है? आर मीटर। मीटर यहाँ पे मीटर या एमएम तो नहीं लिखा हुआ है, आर है। तो डेल्टा एल तथा बिंदु पी के बीच की दूरी क्या है? आर। आर के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा कि इस चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है। डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के, या डेल्टा बी समानुपाती होता है 1/r स्क्वायर के। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। अब हमें करना क्या है? अब हम आगे देखते हैं कि इस पॉइंट, अब हमें हमारे सामने 4 समीकरण बनी हुई हैं। अब हमारे सामने 4 समीकरण हैं। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4। हमारे सामने डेल्टा बी चारों समीकरण में कॉमन है, तो क्यों ना हम समीकरण चारों को एक साथ लिख दें। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 को बराबर करने पर, तो हम लिखने नहीं जा रहे हैं, तो सीधा लिख देते हैं समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। तो यहाँ लिखते हैं
समीकरण 1, 2, 3 व 4 से हमने लिख लिया है समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। अब हमें करना क्या है, डेल्टा बी चारों समीकरणों में कॉमन है, तो डेल्टा बी को हम सबके बराबर रख देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा बी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर स्क्वायर क्यों आया ये आपको समझना होगा, क्योंकि 1/r² डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती था 20 की दूरी के वर्ग के। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण संख्या ए। अब हमारे सामने डेल्टा बी समानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है, समानुपाती का चिन्ह हमें हटाना पड़ेगा। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक आएगा वैल्यू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या आएगा वो हम देखते हैं। अब कांस्टेंट की वैल्यू को समझते हैं, तो यहाँ से निकल के आएगा डेल्टा बी बराबर μ0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हमारे सामने ये निकल के आ गया डेल्टा बी बराबर μ0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा। ये हमारे सामने मेन समीकरण बन के तैयार हो गई, डेल्टा बी बराबर μ0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डेल्टा बी का मात्रक क्या होता है, टेस्ला, वो हम लिख देते हैं, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। तो हमने मात्रक यहाँ पे लिख दिया टेस्ला, सॉरी ये यहाँ पे ला है टेस्ला। अब हमें μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू को निकालना है कि μ0 अपॉन 4 पाई आखिर किसके बराबर होता है। तो वो देखते हैं, μ0 अपॉन 4 पाई यहाँ से होता है μ0 अपॉन 4 पाई बराबर होता है 10 की घात -7 के। अब 10 की घात इसका मात्रक क्या होगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। अब μ0 को क्या कहते हैं, यहाँ बोलते हैं μ0 बराबर होता है निर्वात की चुंबकशीलता। यहाँ बराबर लिखेंगे μ0 बराबर निर्वात की चुंबकशीलता। तो हमने μ0 बराबर किसके बराबर होता है, μ0 बराबर होता है निर्वात की चुंबकशीलता। तो μ0 अपॉन 4 पाई बराबर होता है 10 की घात -7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर के। डेल्टा बी बराबर हमारी क्या वैल्यू निकल के आई थी, μ0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही अल्पांश डेल्टा एल के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो बायो-सैवर्ट का नियम आपके सामने है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में यह सवाल हर साल पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।